A very warm welcome indeed to all the future company secretaries. This is CS Dr. Mohit Rao. I hope you all are doing well and keeping safe at the same time. जो हो चुका है उसे भूल जाइए. अगर अच्छा हुआ है तो भी भूल जाएं, अगर खराब हुआ है तो और भूल जाएं. क्या कॉमन आया, क्या कॉमन नहीं आया, क्या कर पाए, क्या कर नहीं पाए, अभी वो समय नहीं है सोचने का. कल लास्ट एग्जाम है आपका, जो ओपन बुक एग्जाम बेस्ड है. अभी उसकी तैयारी में लग जाइए. कहीं ऐसा ना हो पास्ट के बारे में सोचते सोचते आप अपना फ्यूचर कल खराब कर लें. तो आज के इस वीडियो अपडेट में क्या हो चुका है, क्या खराब हुआ है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे. हम बात करेंगे अपने कल के बारे में, क्योंकि मेरा डेफिनेटली ये मानना है प्रोफेशनल कोर्सेज में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं. हर समय प्रेडिक्ट की हुई चीज़ें, एक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं आती हैं, और ये हमारे टाइम से चला आ रहा है. तो अभी इसके बारे में ना सोचें. मुझे काफ़ी मैसेज आए बच्चों के कि सर ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या करे सर, डर लग रहा है, डीमोटिवेटेड लग रहा है. पर बेटा और बेटी, अभी ये टाइम नहीं है उसके बारे में सोचने का, क्योंकि तुम जितना सोचोगे उतना लो फील करोगे और कल का एग्जाम इफेक्टेड होगा. तो खबरदार, सावधान, इसके बारे में सोचने का समय अभी नहीं है. हटा दो उन किताबों को साइड में, उन हो गए पेपर को साइड में. अब अपने सामने रखो कल का सब्जेक्ट. आज के इस वीडियो अपडेट में हम लोग बात करेंगे कल के सब्जेक्ट को लेकर. तो डेफिनेटली अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इससे बेहतर कंटेंट आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगा. सेकेंड चीजें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि डेफिनेटली जो बच्चे कल एग्जाम में अपियर कर रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल पाए. इस वीडियो अपडेट में हम लोग बात करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के पेपर को लेकर, कि उस एग्जाम में क्या क्या अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना है, कैसे पेपर में अपियर करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए जस्ट लेस देन 24 आवर्स बिफोर द एग्जाम के दौरान. तो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो अपडेट के साथ. सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए कि कल आपको एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना चाहिए. मेरे हिसाब से कल के एग्जाम में आपको लेकर जाना चाहिए नंबर 1, इंस्टीट्यूट का यानी आईसीएसआई मॉड्यूल ऑफ आईबीसी. यानी जिन बच्चों का आईबीसी का पेपर है, पहली बात तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था आईबीसी को लेने का. बिकॉज आईबीसी का जो पोर्शन है स्पेशली कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, वो काफ़ी जगह कॉमन है, तो उसका एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलेगा. आपकी मेहनत थोड़ी कम होगी इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स. तो जो डिसीजन आपने लिया था आईबीसी लेने का, ये काफ़ी अच्छा और स्ट्रैटेजिक भरा था. तो पहला डॉक्यूमेंट क्या है? पहला है आईसीएसआई मॉड्यूल आईबीसी वाला, उसे ज़रूर ले जाएं. ड्यूरिंग आवर नॉर्मल लेक्चर्स हमने आईबीसी के मॉड्यूल को कवर किया है इंस्टीट्यूट का. आपके मैट में मार्किंग है, जगह जगह आपने चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल सेंटेंसेस को खोजने में. नंबर 2, कंपनी लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी लॉ के जरूर ले जाएं, बिकॉज आईबीसी में कहीं कहीं पर आपको कंपनी लॉ के प्रोविजंस के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है. तो अगर एग्जाम में आपके पास वो हैंडी होगा तो आप आराम से रेफर कर पाएंगे. नंबर 3, ड्राफ्टिंग का मैट ले जाएं. आईबीसी सब्जेक्ट है, कोई छोटी मोटी ड्राफ्टिंग जरूर दी जा सकती है. तो अगर इंस्टीट्यूट का ड्राफ्टिंग का मैट या कोई भी ड्राफ्टिंग मैट आप रेफर कर रहे हैं, वो अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास रहेगा तो आपको आसानी होगी अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रेजेंट करने में. तो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू टू कैरी ड्राफ्टिंग मैट एज वेल. नंबर 4, सप्लीमेंट बाय आईसीएसआई. आईसीएसआई ने एकदम सप्लीमेंट निकाला है आईबीसी का, उसका ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था, जिसको हमने अपने चैनल पे भी डाला है, दैट इज CS एक्सक्लूसिव MEPL चैनल. वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देखें, ज़्यादा बड़ा नहीं है. अगर सप्लीमेंट कवर नहीं हुआ है तो वहां जाकर सप्लीमेंट को कवर कर सकते हैं. तो सप्लीमेंट इशूड बाय आईसीएसआई जरूर अपने साथ लेके जाएं, उसको एक बार जरूर पढ़ें. और अगर आपने अभी तक उसे पढ़ा नहीं है और अकेले पढ़ने में बोरियत लग रही है, डर लग रहा है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है. वो वीडियो हमने अपने चैनल में ऑलरेडी डाला हुआ है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा.
पास्ट टर्म पेपर्स, आईबीसी का जो पास्ट टर्म का पेपर है वो डेफिनेटली आपके पास गाइडलाइंस आंसर होंगे, वो अपने साथ एग्जाम हॉल में ले जाएं, आपको काम में आ सकता है। इफ इन केस कोई कॉमन क्वेश्चन आ गया जो पास्ट टर्म में आया था तो आपको कहीं से भी पढ़ने या मार्किंग का दरकार नहीं पड़ेगा, आप इजीली वहीं से डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। तो पास्ट टर्म पेपर अपने साथ आईबीसी का जरूर ले जाएं। रीसेंट अमेंडमेंट्स, राइट, अगर कोई रीसेंट अमेंडमेंट है चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना हो, स्पेशली इन केस ऑफ कंपनी लॉ या आईबीसी, तो उसे एग्जामिनेशन हॉल में जरूर ले जाएं। क्या पता कोई और सब्जेक्ट क्वेश्चन कॉमन आ जाए पेपर में। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एमडीसीएस का इंसॉल्वेंसी का चैप्टर, डरने की बात नहीं है रे बच्चा। एमडीसीएस वाले सब्जेक्ट में आपके पास इंसॉल्वेंसी का एक चैप्टर था ना, वहां पे काफी सारे केस स्टडीज दिए हुए हैं। तो मेरी राय ये रहेगी या तो आप उस चैप्टर को निकाल कर ले जाएं या पूरी मैथ ही ले जाएं, ताकि इफ इन केस कोई मिलता जुलता केस स्टडी आ जाए या फिर कोई कॉमन केस स्टडी का रेफरेंस मिल जाए तो वहां से आप कोट कर पाएंगे। इन 7 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप चाहें तो सीआरआई वाला मैथ भी लेके जा सकते हैं, यानी इतना तो एटलीस्ट लेके जाना चाहिए कल आईबीसी के लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ लेके जाना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, आप डेफिनेटली ले जा सकते हैं। जितना ले जाएंगे उतना अच्छा है। एक बच्ची ने तो मेरे को कह भी दिया कि सर एमडीसीएस के बाद अब तो लगता है कि जिम उम करके ताकत की दवाई खाकर पूरा सारा मॉड्यूल उठा के सर पे ले जाएंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। वो आपका चॉइस है कि आप उसके साथ क्या करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन 7+1 दैट इज सीआरआई अगर आप ले जाएंगे तो आपका मोर और लेस कवर तो हो ही जाएगा। ये हो गया डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाएंगे उसकी बात। अब अपने यहाँ बात करते हैं एग्जाम हॉल में अप्रोच क्या होना चाहिए। नंबर 1, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास ही रखिएगा, राइट। समाज सेवा करने ना चले जाएं, पहले अपने पास रखें। क्वेश्चन पेपर आने के बाद, राइट, टेबल के ऊपर जो पहली चीज रखी होगी वो होगी आईसीएसआई मॉड्यूल। बाकी सारे पेपर्स को साइड में रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को साइड में रखिए। टेबल के ऊपर होना चाहिए आईसीएसआई मॉड्यूल ऑफ आईबीसी और सेकंड इन लाइन में होना चाहिए सप्लीमेंट। यानी पहले आपको इन 2 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे पेपर को अप्रोच करना है। अगली बात आती है क्वेश्चन पेपर आने के बाद क्या करना। सर क्वेश्चन पेपर आने के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन है 40 नंबर वाला, उसे पहले नहीं छुएंगे, ना ही खोल के देखेंगे, अपने स्ट्रेट अवे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 पे। शॉर्ट क्वेश्चन टाइप रहेगा वो, और जनरली देखा गया है, पास्ट एक्सपीरियंस ही मैं आपको बता सकता हूं, दीज आर मोस्टली सिंपल एंड डायरेक्ट। तो यानी यहां से क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 अपने पहले पढ़ेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ये माइंडसेट क्लियर रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो 40 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है उसको बाद के लिए छोड़िए। उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन में आएंगे आप पैसेज को पहले नहीं पढ़ेंगे। प्लीज मार्क माय वर्ड, आप पैसेज को पहले नहीं पढ़ेंगे। आप पहले क्या पढ़ेंगे? रेगुलर क्लास में बताया था ना, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने से क्या बेनिफिट है? आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, किस सेक्शन से पूछा है, बैकग्राउंड क्या लग रहा है पैसेज का। यानी पैसेज पढ़ने के पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी रिगार्डिंग द बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चन। यानी आपका माइंड फ्रेम क्लियर होगा कि मेरे को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 या 4, 5, 6 को अप्रोच कैसे करना है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करना है? स्ट्रेट अवे पैसेज में जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ने से एक बात तो और क्लियर होती है, आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट का आइडिया लग जाता है। तो यानी पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर पैसेज पढ़ना है। पहली बार में ही पैसेज पढ़ते वक्त हाथ में एक पेंसिल रखिएगा और रेलेवेंट मार्किंग करते चलिएगा। यानी पूरा डेटा हमारे काम का नहीं है। मैंने कितनी बार आपको बताया था ना कि 60%, 50% ऑफ द पैसेज कितनी बार बेकार के इंफॉर्मेशन से भरा होता है। आपको उसमें से मेन इंफॉर्मेशन को छांटना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे एक बात एकदम क्लियर रखिएगा कि पहली रीडिंग में ही हमको रेलेवेंट क्वेश्चंस का पोर्शन निकाल लेना है।
बिकॉज आपने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया है, क्वेश्चन पढ़ते ही आइडिया लग गया कि हमको क्या खोजना है, क्या पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें पहले मार्किंग्स कर लेंगे। मार्किंग्स करने के बाद, यानी एक बार पैसेज पढ़ना हो गया, एक बार क्वेश्चन पढ़ना हो गया, एक बार ना पैसेज और क्वेश्चन को मिला के देखिए, क्या आपने ऐसा कुछ पहले पढ़ा है, क्या आपको इसका बैकग्राउंड पता है, क्या आपको इसका आंसर पता है। ये आपका थर्ड स्टेप का एनालिसिस होना चाहिए। वंस यू आर श्योर कि हाँ मैंने पढ़ा है, मुझे पता है ये कहाँ से आया है, स्ट्रेट अवे बुक खोल लीजिए, यानी आईसीएसआई का मॉड्यूल खोलिए, इंडेक्स की तरफ जाइए और उस पर्टिकुलर पोर्शन को ट्रैक करके उस पेज में चले जाइए। उस पेज में जाते ही जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, गाइडेंस को फॉलो किए हैं, उनको उस पर्टिकुलर पेज में मेरी मार्किंग दिखेगी, आपकी मार्किंग दिखेगी, और उस मार्किंग के मदद से आप आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। अब बच्चा कहेगा कि सर जो मार्किंग किया उसी को डिट्टो लिख देना है क्या, सेम टू सेम? अरे बच्चा क्वेश्चन के हिसाब से लिखेगा ना। जो मार्किंग मैंने तुमको दी है वो टेक्निकल टर्म्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस की है। डेफिनेटली उन मार्किंग्स को आंसर में यूज करना है, पर बिना सोचे समझे थोड़ी लिखेगा। क्वेश्चन पढ़ा है, मार्किंग करी है क्वेश्चन पेपर में, अब किताब से मिलाकर कॉम्बिनेशन के साथ तुमको आंसर लिखना है। अब जाहिर सी बात है, जो बच्चे घर से पढ़ के जा रहे हैं, मार्किंग किताब में करके ले जा रहे हैं, उनका बहुत टाइम बचेगा, काफी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होगा। क्यों? बिकॉज एग्जाम में वापस से एग्जामिनेशन हॉल में मैथ पढ़ने का दरकार नहीं पड़ेगा। सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, सर्चिंग द आंसर इन द मॉड्यूल, reading the question paper will definitely save a lot of time and boost your confidence। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 अप्रोक्सीमेटली मेरे को लगता है ऑन एन एवरेज 1.5 घंटा में हो जाना चाहिए या उससे कम में। अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे, इफेक्टिवली लिखिएगा, तो 1.5 घंटा से 1 घंटा 40 मिनट के आसपास लगेगा। यानी वंस यू आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, यू आर सॉर्टेड कि 60 मार्क्स का डन है। अब हम 40 मार्क्स के तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में कभी कोई ऐसा केस स्टडी आया जो आपको नहीं आता है, तो उसके पीछे माथाफोड़ी मत करिएगा, अगले केस स्टडी में चले जाइएगा, इसको बाद में करेंगे। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसे वेस्ट ना करें। बहुत बच्चे टेंशन में आकर पेपर देखते ही कि ये नहीं आ रहा है, रुको रुको रुको, पहले यही करना है, बाकी छोड़ दो, गलती कर जाते हैं। वो मिस्टेक बिल्कुल ना करें। जो आता है स्टार्ट करें, जो नहीं आता है रुक जाए, अगले क्वेश्चन में जाएं, आराम से उसको सॉल्व करें। उन 3 घंटों के दौरान चाहे आपको सारा आंसर आता हो डिट्टो, तब भी ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाएं। उन 3 घंटों के दौरान अगर कुछ भी नहीं आता है तब भी डीमोटिवेटेड ना हो जाएं। वो 3 घंटों के दौरान आप जितना शांत रहेंगे, जितना कंसंट्रेट करेंगे, उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, पैनिक करने से सल्यूशन नहीं निकलेगा, अच्छी चीजें भी बिगड़ जाती हैं, और ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर, जो 40 मार्क्स का है। यहां पे भी सेम स्ट्रैटेजी है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको बैकग्राउंड किस सेक्शन से आया है आइडिया लग जाएगा, whether you have read this before or not, आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन पढ़ते ही, और दिमाग में ना अपने आप अरेंजमेंट आने लगेंगे कि ये तो मैथ में लगता है इस चैप्टर में होगा, तो स्ट्रेट अवे आप उस चैप्टर को खोल लेंगे। अब इसके बाद स्ट्रेट अवे आप पैसेज पढ़ेंगे, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6। पैसेज पढ़ने के दौरान रेलेवेंट मार्किंग करेंगे, और रेलेवेंट मार्किंग होने के बाद स्ट्रेट अवे मार्किंग और क्वेश्चन को एक बार मैच कर लेंगे, और फिर मटेरियल्स की हेल्प के द्वारा सॉल्व करना चालू करेंगे। एक बात मैं वापस बता दूं कि कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चन आपके दिमाग में अब भी चल रहा होगा। नंबर 1, सर कितना लंबा लिखना है, कितना पेज का लिखना है, सर 10 नंबर का हुआ तो कितना लिखेंगे, 6 नंबर का हुआ तो कितना लिखेंगे। बच्चा मैं आपको बता दूं कि कोई लड़का हैंडसम या कोई लड़की ब्यूटीफुल हाइट के बेसिस पे नहीं होता है खाली, कितने बार शॉर्ट हाइट लोग वाले भी हैंडसम और सुंदर हो सकते हैं। तो अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है,
आपने टेक्निकल टर्म्स यूज किया है, जो आंसर चाहिए उतना लिखा है, तो डरिए मत, नर्वस मत हो जाइए, बेकार का लंबा लिख लिख कर अपनी पोजीशन को डाइल्यूट ना करें, ना दिखाएं एग्जामिनर को कि आप कंफ्यूज हैं। अगर आपने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, आपने जो रिक्वायर्ड लिखा है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। फिर भी बच्चा कहेगा सर तब भी कुछ लेंथ बताइए ना, कि अगर 5 नंबर का आया है, 8 नंबर का आया तो कितना लंबा होगा। मेरे ख्याल से अगर 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन है तो एक पेज तो एटलीस्ट लिखना चाहिए। सर आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। आपको जनरल व्यू तो पता ही है कि अगर मान लीजिए एग्जामिन, वेरीफाई, क्लैरिफाई या एक्सप्लेन आता है तो हमारा स्ट्रक्चर 4 होता है, लिख लीजिए अगर नहीं पता है तो। यानी अगर जनरल केस स्टडीज आते हैं और वहां पर जनरल क्वेश्चन पूछता है, कमेंट, गिव योर ऑब्जर्वेशन, गिव योर व्यूज, तो पहला क्या होता है, फैक्ट्स ऑफ द केस। दूसरा क्या होता है, रिलेटेड प्रोविजंस। तीसरा क्या होता है, कंपैरिजन। चौथा क्या होता है, कंक्लूजन। ध्यान दीजिएगा एवरीवन। तो यानी हमने क्या देखा, फैक्ट्स ऑफ द केस पहला होगा, क्वेश्चन पेपर से डेटा निकाल लेंगे। दूसरा होगा रिलेटेड प्रोविजन, यानी जो डेटा आपने क्वेश्चन पेपर से निकाला है और जो क्वेश्चन पढ़ा है उसके हिसाब से कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल है वो कोट करना है। तीसरा, फैक्ट्स ऑफ द केस और रिलेवेंट प्रोविजन को मैच करेंगे। चौथा, देन कंक्लूजन लिख देंगे कि कंपाउंडेबल है कि नॉन कंपाउंडेबल है, पेनल्टी लगेगा कि नहीं लगेगा, करेक्टिव मेजर्स क्या होगा। ये हो गया जनरल केस स्टडी के बारे में। बाकी तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर क्या होगा, तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आंसर अपने करेंगे। इसके ज्यादा तो कुछ बताने का दरकार नहीं है। प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर पे ध्यान दीजिएगा, नीटनेस मेंटेन करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे लास्ट के तरफ करें और छोड़िए मत, यानी कोई क्वेश्चन को पूरा छोड़ मत दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िएगा, कुछ ना कुछ दिमाग में ध्यान आएगा और आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे। छोड़ देने में तो ऐसे ही जीरो है, राइट। पर अगर आप एफर्ट लेते हैं, दिमाग दौड़ाते हैं, तो कुछ ना कुछ नियर बाय या प्रोडक्टिव लिख ही देंगे। ध्यान रखिएगा, उन 3 घंटों के दौरान पैनिक नहीं करना है, पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखें। और सबसे अच्छी बात तो यह है, दिमाग में रखें कि कल लास्ट एग्जाम है, उसके बाद प्रेशर कम होगा। अब रिजल्ट जो होना है वो तो होगा ही, जैसा किया है वैसा होगा, पर जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में दिमाग ना लगाएं। आराम से मुंह हाथ धोकर पढ़ने बैठ जाएं, पढ़ने बैठ चुके होंगे, एफर्ट पूरा दें और कल का एग्जाम डेफिनेटली आपका अच्छा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड एंड कीप फॉलोइंग अस।